हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का टेक जीके वाला में स्वागत है। मैं रविकांत आज आप सभी लोगों को प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में और इसके साथ साथ टेट और एसएससी अलग भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सब एग्ज़ामों में भी बहुत ही बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको आंसर पता हो तो आप पहले आंसर कमेंट कीजिए, फिर अपने आंसर को वीडियो में मिलाइए कि आपका आंसर सही था कि गलत। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान ऋणात्मक है। m का मान ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब ऑप्शन ए दिया है वस्तु से छोटा होगा, बी दिया है वस्तु से बड़ा, सी दिया है आभासी, डी दिया है उल्टा। तो आप लोग सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 सेकंड का आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, आप लोग सोच सकते हैं। देखिए आंसर बताते हैं आप लोगों को हम। आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। यदि मैंने आप लोग बताया अगर आवर्धन m नेगेटिव हो तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगर नेगेटिव हो तो वास्तविक और उल्टा होता है इमेज। और अगर m का मान पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। अगर m का मान प्लस आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। तो अब तो आप जान ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्रकाश किरण निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 वाले माध्यम से निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 वाले माध्यम में प्रवेश करता है। यदि I तथा R क्रमशः आपतन व अपवर्तन कोण हो तो sin I बटे sin R का मान होगा। आंसर पता हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आंसर क्या होगा। आप लोग पता है साइन आई बटे साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एन। साइन आई बटे साइन आर को हम लोग बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में अपवर्तनांक को म्यू से दिखाया गया है तो हम भी इसको म्यू से ही नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए अगर कभी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हो तो इसका एक सूत्र और होता है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थोड़ा इजी प्रश्न थे तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर सही दिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट है, रंगहीन द्रव्य में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इस कारण से है क्योंकि ऑप्शन ए, कांच तथा द्रव दोनों रंगहीन हैं। ऑप्शन बी, दोनों एक ही घनत्व के हैं। ऑप्शन सी, दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं। ऑप्शन डी, द्रव से पारगत प्रकाश को कांच परावर्तित कर देता है। तो इसका आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, अगर कोई वस्तु किसी द्रव में डूबा हो और उस द्रव और वस्तु दोनों का ही अपवर्तनांक अगर सेम है, समान है, तो ऐसे में जो वस्तु द्रव के अंदर डूबा है वो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई चीज़ डूबा, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक समान है। तो यह हम लोग पता ही नहीं चलेगा कि वस्तु कोई अंदर डूबा, वो अदृश्य हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका सही जवाब है दोनों के अपवर्तनांक समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्नेल का नियम। ऐसा कोई नहीं हो जो स्नेल का नियम ना पढ़ा हो। तो देखिए, स्नेल का नियम लागू होता है, 4 ऑप्शन दिए गए आप लोगों को। ऑप्शन ए, समतल तलों के लिए। ऑप्शन बी, खुरदुरे तलों के लिए। ऑप्शन सी, सभी तलों के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अगर आप लोग पता तो कमेंट जाके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए। देखिए, इसका नियम, इसका आंसर क्या होगा? जो स्नेल का नियम होता है बच्चों, वो किसी भी टाइप का तल है उस सब पे लागू होता है, चाहे वो खुरदुरा हो, समतल हो, किसी भी टाइप का हो, स्नेल का नियम सभी तलों पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोताखोर जल, जिसका अपवर्तनांक ये म्यू दिया है, टाइपिंग करने में शायद मिसप्रिंट हो गया है, म्यू 4/3 है। जनरली कंपटीशन के एग्जाम में अपवर्तनांक को म्यू से ही दिखाया जाता है, ज़्यादातर एन से बहुत कम ही दिखाते हैं। तो एक गोताखोर म्यू यानी कि जिसका अपवर्तनांक दिया 4/3, इस जल के भीतर से वायु में एक वस्तु को देखता है जिसका स्वाभाविक रंग हरा है। वस्तु का रंग कैसा है? हरा है। तो उसे वस्तु कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए दिया हरा, बी नीला, सी पीला, डी दिया लाल। तो देखिए, आदमी बेचारा कहाँ डूबा है? ये तो पानी के अंदर डूबा है, और पानी के अंदर से डूबे डूबे देख रहा है वायु में रखा हुआ कोई हरे रंग का वस्तु। तो ये हरे रंग का वस्तु उसको किस रंग का दिखाई देगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए हरा। आप लोगों को पता होगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या उसका रंग बदल जाता है? जिस रंग का वो किरण है उसका रंग कभी बदलेगा नहीं। तो अगर वस्तु हरे रंग का है तो इसका मतलब उससे जो किरणें आ रही हैं वो भी कैसी आ रही हैं? प्रकाश किरणें वो भी हरे रंग की आ रही हैं। तो वस्तु भी तो इंसान को कैसा दिखेगा? हरा। अगला, कांच से वायु में जाने पर, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए बैगनी के लिए, ऑप्शन ए हरा दिया है, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। 5 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है प्रकाश वो कांच से वायु में जा रहा है। तो मान लेते हैं हम, ये हमारा एक, इसके ऊपर जो मीडियम है वो एयर है,
यानी कांच, ग्लास मान लेते हैं, इसके ऊपर का जो मीडियम है वो ग्लास है, यानी कि कांच है। और नीचे जो इसके मीडियम है वो हम लोग मान लेते हैं एयर है। और कोई एक प्रकाश किरण है जो आ रहा है यहां से, कांच से वायु में जा रहा है। तो अब बच्चों यहां ध्यान देना, जब कोई प्रकाश कांच से वायु में जाएगा या माध्यम बदलेगा तो आप लोग पता है प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, विचलित। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वो विचलित होगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है, जिस पदार्थ का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका विचलन जो होता है उतना ही ज़्यादा होता है। यानी जो विचलन है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो विचलन कम से कम, अगर तरंगदैर्घ्य कम तो उसका विचलन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अब थोड़ा ध्यान दो, ये प्रकाश सारा ये श्वेत प्रकाश आपको पता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकाश में भी तो कितने रंग होंगे, 7 रंग। और जब ये यहाँ से पहुँचेंगे, मुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है सातों विचलन हो रहा, तो कोई कम मुड़ेगा कोई ज़्यादा, कोई कम मुड़ेगा कोई ज़्यादा। अब चूंकि प्रकाश जो है वो जा रहा है आपका सघन से विरल में, सघन माध्यम से विरल में, तो इतना तो पता कि सब लोग क्या होंगे, अभिलंब से दूर हटेंगे, सब लोग अभिलंब से दूर हटेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 7 रंगों की, क्योंकि इस किरण में 7 रंग है, तो 7 में ज़्यादा दूर कौन हटेगा, तो देखिए बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम है तो विचलन उसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अगर कम है तो उसका विचलन क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब जो बैगनी रंग का किरण इन 7 में आएगा तो बाहर यहाँ 7, लेकिन उन सब में जो बैगनी वो सबसे ज़्यादा मुड़ के दूर हटेगा, तो वो आ जाएगा एकदम इधर। ठीक, तो देखिए पूछा क्या है, किस प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। तो अब बताओ क्रांतिक कोण कब बनता है, जब ये निर्गत किरण यहां से जाने लगे, जिस किरण के लिए R का मान 90 अंश हो जाए, अगर यहाँ पे ये किरण 90 अंश के कोण से जाने लगे तो यहाँ पे जो आपतन कोण बनेगा उसी को हम लोग बोलते क्रांतिक कोण। अब बच्चों सबसे दूर कौन हट रहा है, जो सबसे दूर किरण हट रहा है वो है आपका बैगनी वाला, सबसे दूर होगा इधर, और सबसे नीचे होगा आपका इधर लाल वाला, क्योंकि लाल का विचलन कम होता है। तो जब हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले पहुंचेगा बैगनी वाला ऊपर, और वो बना देगा अपना 90 अंश कोण। तो बैगनी रंग के लिए सबसे पहले ही बन जाएगा क्रांतिक कोण, जो कि क्या होगा, छोटा। बाकी जो प्रकाश किरण है वो तो बाद में पहुंचेंगे, जब इसको हम और नीचे झुकाएंगे तो वो और ऊपर उठेगा, ये और ऊपर उठेंगे, तब जाके बन पाएगा और का क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले क्रांतिक कोण किसका बन रहा, बैगनी का, जो कि सबसे छोटा होगा। तो यहाँ आप लोग ये पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण भी उतना कम होगा, उसके लिए क्रांतिक कोण भी, उसके लिए क्रांतिक कोण भी कम होगा। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो बैगनी का क्रांतिक कोण भी सबसे कम होगा, और लाल का ज़्यादा है तो उसका, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो लाल का कोण भी क्या होगा, वो लाल का क्रांतिक कोण भी ज़्यादा होगा।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। ऑप्शन ए वायु से जल में, ऑप्शन बी वायु से कांच में, ऑप्शन सी जल से कांच में, ऑप्शन डी कांच से जल में। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है ये। आपको पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रहा हो और आपतन कोण आई का मान, अगर हम आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो जो किरण है वो इस विरल माध्यम में ना जाके बल्कि पहले माध्यम में वापस लौट आता है। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका दो शर्त होता है। पहला शर्त होता है प्रकाश कैसा होना चाहिए, सघन से जाना चाहिए विरल में, सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा शर्त होता है आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ दिया वायु से जल में, तो वायु विरल माध्यम में हल्का होगा, जबकि जल सघन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। दूसरा क्या दिया है वायु से कांच में, तो ये भी गलत है क्योंकि प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए। जल से कांच में, तो जल कैसा माध्यम है, विरल, और कांच कैसा माध्यम है, सघन। जल की तुलना में कांच घना होता है बच्चों, तो ये भी क्या गलत है। सही कौन होगा, कांच से जल में, क्योंकि जल के सापेक्ष कांच सघन माध्यम होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए निर्वात, बी वायु, सी जल, डी कांच। अगर आपको आंसर पता तो कमेंट जरूर करना, भूलना मत। चलिए देखते हैं। तो जो सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो होता बच्चों निर्वात का, सबसे कम निर्वात का। हालांकि निर्वात और वायु का लगभग दोनों का ही सेम होता है। निर्वात का एक, दोनों का हम लोग एक मांगते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में किसका पूछा जाए कम होता है निर्वात और वायु में, तो निर्वात का सबसे कम होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है वायु का। हालांकि हम लोग नॉर्मल जब कभी सवाल लगाते तो दोनों का सेम मांगते हैं, लेकिन सबसे कम निर्वात का होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है वायु का। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू का मान होता है 1 से कम या 1 से ज़्यादा या 1 और 0 के बीच में या 0 और इनफाइनाइट के बीच में। आंसर पता हो तो बताना जरूर, कमेंट कर देना। देखिए किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, अभी मैंने बताया सबसे कम जो होता है, सबसे कम होता है निर्वात का। अभी मैंने बताया सबसे कम किसका है, निर्वात का, या वायु का जो कि 1 होता है। तो क्या किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से कम हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल ही। और देखिए सबसे जो अधिक होता है, ये भी सुन लो इसी वक्त, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था, सबसे अधिक जो होता है वो होता है हीरे का, जिसका मान होता है 2.42 सबसे अधिक। तो किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 से ज़्यादा होता। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 से कम किसी का नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, निम्न में से किस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो इसका तो जवाब आपको पता ही होगा, मैंने अभी बताया, हीरे का सबसे ज़्यादा होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये भी समझ जाओ। जब हम किसी पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष नापते हैं, वायु या निर्वात के सापेक्ष बताते हैं, तो उस अपवर्तनांक को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक।
अगला प्रश्न है, प्रकाश के जल से वायु में जाने पर किस रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा? तो देखिए, अभी पिछले सवाल में मैं आपको समझा चुका हूं, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। अगर हम मान लें जल से वायु में, जल का मतलब सघन माध्यम है, नीचे क्या है आपका विरल माध्यम है, तो जब ये प्रकाश आएगा तो अपने पथ से विचलित होगा जैसे माध्यम में आएगा दूसरे वाले। अब चूंकि नीचे विरल माध्यम है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा, लेकिन उस प्रकाश में जो ये अभिलंब से दूर हट रहा, इसमें खुद 7 रंग के प्रकाश हैं। अब उन 7 में सबको पता कि बैगनी वाले का विचलन ज़्यादा होता है, तो बैगनी वाला सबसे पहले पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो उसका क्रांतिक कोण कम होगा, मतलब कोण यहाँ पे कम ही होगा तभी ये पहुंच जाएगा। लेकिन लाल वाला जो होगा वो पीछे एकदम होगा, क्योंकि उसका विचलन कम होता है, तो लाल वाले का यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पे लाने के लिए, ताकि आर उसका 90 अंश हो जाए, उसके लिए हमें इस किरण को और ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा, यानी कि आपतन कोण बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लाल वाला एकदम लास्ट में पहुँचेगा यहाँ। तो सबसे अधिक जो क्रांतिक कोण होता है वो लाल के लिए। पिछले सवाल में इसको अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को। लाल के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी? जल में सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश का होगा चाल? देखिए, ऑप्शन ए दिया लाल, बी दिया पीला, सी दिया हरा और डी दिया आपको ऑप्शन बैगनी। तो यहां ध्यान देना एक चीज आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लेना। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका चाल भी उतना ही अधिक होता है, उसका चाल भी क्या होगा, उतना ही अधिक होता है। लेकिन ये जब आप कंपैरिजन करेंगे तो प्रकाश किसी एक ही मीडियम में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और मान लो नीला वाला प्रकाश जा रहा है किसी पानी के अंदर, पीला वाला प्रकाश किरण जा रहा है किसी कांच के अंदर, ऐसा नहीं सब अलग अलग जा रहे हो। जब सभी किरण एक ही माध्यम में जा रहे हो, सातों के सातों रंग प्रकाश के एक ही माध्यम में जा रहे हो, तब उसमें जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका चाल भी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका चाल भी जल में सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे चीज़ ध्यान देना, इस क्वेश्चन में सभी के सभी हम लोग क्या मान चल रहे, सभी प्रकाश जो है वो जल के अंदर ही हैं, तब कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ प्रकाश की किरण किसी और माध्यम में चल रहे हैं, कुछ किसी और में, तब ये नियम आपका नहीं लग पाएगा। जब सभी प्रकाश किरण एक ही माध्यम में गमन कर रहे हो, तब जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका चाल भी अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका चाल भी कम। तो सबसे ज़्यादा होगा किसका, लाल का, सबसे कम होगा बैगनी का। अगला क्वेश्चन दिया है, वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल, जिसका अपवर्तनांक दिया 4/3 में प्रवेश करती हैं। तो जल में इसका तरंगदैर्घ्य तो बहुत आसान है, मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये फार्मूला होता है तरंगदैर्घ्य के पदों में, वायु में तरंगदैर्घ्य बटे जल में तरंगदैर्घ्य। तो ये दिया कितना आपको 4/3। वायु में तरंगदैर्घ्य कितना दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, जल में कितना होगा ये पूछ रहा है, तो इसको काट दो, यहाँ आ जाएगा 1000, गुणा करोगे आ जाएगा 3000, इसका यहाँ गुणा करोगे 3000 आ जाएगा।
तो आंसर आपका होगा 3000 एंगस्ट्रॉम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला दिया है, कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तथा क्रांतिक कोण C हो तो अधिकतम विचलन होगा। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए आपको दिया π/2 - C, ऑप्शन बी दिया π-2C, यहाँ दिया 2C ऑप्शन सी, और ये दिया π/2 + C। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा अधिकतम विचलन पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चों विचलन का सूत्र क्या होता है? विचलन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो विचलन का सूत्र होता है विरल माध्यम में बना कोण, विरल माध्यम में बना कोण माइनस सघन माध्यम में बना कोण। तो प्रकाश तो जा रहा, देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण बन रहा, प्रकाश सघन से जा रहा विरल में, तो विरल में आपको पता इस कंडीशन में विरल माध्यम में जो कोण बनता है वो R होता है, और क्रांतिक कोण के कंडीशन में विरल माध्यम में, जैसे हम मान लें यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रकाश जा रहा सघन से विरल में जा रहा है, और क्रांतिक कोण C है, मतलब क्रांतिक कोण भी बन रहा है। तो क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब प्रकाश आ तो रहा है यहाँ से, लेकिन जाएगा कहाँ से? इस लाइन पे 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से, तभी तो क्रांतिक कोण बनेगा। यानी R यहाँ पे कितना है 90, और इस माध्यम में जो आपतन कोण वो कितना है C है। क्रांतिक कोण के कंडीशन में यहाँ पे C, और ये आपका R 90 अंश है। तो अब देखिए आप विरल माध्यम में जो कोण बन रहा है क्रांतिक कोण की स्थिति में वो है 90 अंश। तो 90 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? π/2 रेडियन में। और सघन माध्यम में जो कोण बन रहा है वो क्रांतिक कोण के बराबर होगा आपतन कोण, तो वो होगा आपका C। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? π/2 - C, ये होगा अधिकतम विचलन। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी राशि बदलती नहीं है? तो देखिए बच्चों, अपवर्तन की घटना में प्रकाश का चाल, तरंगदैर्घ्य, लैम्डा, तरंगदैर्घ्य, ये सब जो चीज़ें होती हैं बदल जाती हैं, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा प्रकाश की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग्म के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? किस युग्म के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा? जल से वायु के लिए, कि कांच से जल के लिए, कांच से कांच के लिए, या कांच से वायु के लिए? तो देखिए बच्चों, इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले आप 2 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, अब देखो जब भी कभी क्रांतिक कोण बनता है तो उसमें 2 माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम होता है, एक सघन। अगर उन दोनों माध्यम के घनत्व में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा विरल हो और एक बहुत ही ज़्यादा घना हो, तो उनके घनत्व में जितना अधिक डिफरेंस होगा उन माध्यम का अपवर्तनांक भी एक दूसरे के सापेक्ष उतना ही अधिक होगा। अगर घनत्व में डिफरेंस ज़्यादा है तो उनका जो अपवर्तनांक भी आएगा एक दूसरे के सापेक्ष वो भी बहुत ही अधिक होगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर घनत्व में, उन माध्यम के घनत्व में
अंतर अधिक है, अंतर अधिक है, तो अपवर्तनांक भी उनका एक दूसरे के सापेक्ष वो भी क्या आएगा, यन भी आपका अधिक आएगा। अब अगर दोनों माध्यम के बीच में अंतर कम है घनत्व में, तो अपवर्तनांक भी उनका कम होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान देना, इसमें जो क्रांतिक कोण होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पदार्थ के लिए आप क्रांतिक कोण का मान अधिक है तो अपवर्तनांक क्या होगा उसका, कम। और अगर अपवर्तनांक अधिक है तो उसके लिए क्रांतिक कोण कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अब देख चेक करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया जल से वायु के लिए क्रांतिक कोण क्या न्यूनतम होगा, ध्यान देना। अगर प्रकाश जल से वायु में जाएगा, पहला ऑप्शन दिया जल से वायु में, पहले पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा दिया कांच से जल में, चौथा दिया है कांच से कांच में, और तीसरा दिया है कांच से वायु में। तो पहले ऑप्शन डी पे आते हैं। अगर प्रकाश कांच से कांच में जा रहा है, ठीक, तो बताओ कांच के घनत्व में क्या ज़्यादा अंतर होगा, दोनों एक ही पदार्थ है तो घनत्व में अंतर तो होगा ही नहीं। और जब घनत्व में अंतर नहीं होगा तो अपवर्तनांक दोनों का आ जाएगा सेम। तो यहाँ पे क्या क्रांतिक कोण बन पाएगा, यहाँ पे जो क्रांतिक कोण होगा वो सबसे क्या होगा, सबसे अधिक, क्योंकि हमने अभी क्या बताया क्रांतिक कोण है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका अपवर्तनांक जितना कम आएगा उसका क्रांतिक कोण उतना अधिक होगा। तो इसका तो अगर कांच के सापेक्ष कांच का निकालेंगे, इसका आएगा सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम एक आएगा कांच का कांच के सापेक्ष। तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण होगा वो सबसे अधिक होगा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि कांच का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आएगा, एक। अब वैसे भी दोनों का घनत्व भी क्या होता है, बराबर। घनत्व से भी आप चेक कर सकते हैं किसका कम किसका ज़्यादा। तो इसका तो क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका क्या है, अपवर्तनांक सबसे कम है। अब बात करते हैं हम लोग कांच, ये जल से वायु के लिए और कांच से जल के लिए। अगर प्रकाश कांच से जल में जा रहा हो तो देखो बेटा, कांच जो होता है घना है और जल भी थोड़ा घना है, दोनों के घनत्व में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनका जो अपवर्तनांक होगा जल के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष जल का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो जब अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक कोण भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अपवर्तनांक क्या है, बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं। ऐसे सेम वायु और जल में, वायु और जल में, तो देखो वायु और जल भी जो होता है ये भी ऐसा नहीं कि दोनों के घनत्व में अंतर है, लेकिन कांच और वायु के घनत्व में ज़्यादा अंतर होता है। क्यों ज़्यादा अंतर होता है, कांच जल से भी ज़्यादा घना है। कांच जो होता है वो हार्ड है, ठोस है, कांच ठोस है। देखो वायु से ज़्यादा घना है जल, और जल से भी ज़्यादा घना होता है कांच। लेकिन तब अगर हम सोचेंगे वायु और कांच के बीच में, तो इनके बीच में घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा। वायु व कांच के बीच में जो घनत्व का अंतर होगा वो इन दोनों के अपेक्षा ज़्यादा होगा। वायु से ज़्यादा घना जल है और जल से भी ज़्यादा घना कांच है, तो यानी वायु और कांच के घनत्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर वायु और कांच के घनत्व में अंतर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। अब अगर इसके लिए अपवर्तनांक क्या है, इसके लिए अगर यन अधिक है, अपवर्तनांक क्या है, अधिक है, तो क्रांतिक कोण क्या होगा इसके लिए, कम, क्योंकि अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांच से वायु के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में 3/2 और 12/5 है। तो कांच का
अपवर्तनांक हीरे के संदर्भ में पूछ रहा, बहुत आसान है। कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है हीरे के सापेक्ष, तो पूछ रहा है डायमंड के सापेक्ष कांच का यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है आपका कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर बटे डायमंड का निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे। जो माध्यम पहले है वो नीचे आएगा, जो बाद में वो ऊपर। निरपेक्ष अपवर्तनांक के फार्मूला होता है। तो कांच का कितना दिया है ANG 3/2। इसका कितना दिया 12/5, तो ये जगह नीचे 12/5। ऊपर जाके उल्टा गुणा बन जाएगा, तो ये जगह 3/2 गुणे 5/12। 3 से काट दो, 3 चौक 12 आ जाएगा, 5/8 है आंसर। दिया कहीं, ये दिया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह होगा लाल रंग का, हरे रंग का, बैगनी रंग का कि पीले रंग का। तो समझते हैं इसको। अब कह रहा है, मान लेते हैं ये कह रहा है कांच के गुटके के को अब विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा है। मान लेते हैं ये नीचे अक्षर लिखे गए यहाँ पे, इसके ऊपर कांच का एक गुटका रखा गया है। तो अब देखिए, इनसे जो प्रकाश जाएगा सातों रंगों का जाएगा बाहर। अब कोई चीज़ हमें उठा हुआ कैसे प्रतीत होता है, उठा हुआ जो हमें प्रतीत होता है चीज़, वो ये मान नीचे कुछ लिखा है ABCD, कोई अक्षर है रंगीन। अब जब इससे प्रकाश चलेगा, मान लो कोई प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, और प्रकाश होता क्या है, जब माध्यम बदलता अपना, जैसे यहाँ सीधे गया, यहाँ से मुड़ के चला गया तिरछा, तो जो प्रेक्षक होता उसको वो इसकी सीध में तिरछा दिखा देगा यहाँ पे कहीं ऊपर। तो अब सोचो, जो किरण ज़्यादा झुकेगा अभिलंब से, जो किरण ज़्यादा झुक रहा है वो उतना ही ऊपर वस्तु को दिखाएगा, अक्षर को। जो कम झुकेगा, जो किरण कम झुकेगा वो उस चीज़ अक्षर को थोड़ा नीचे दिखाएगा। तो अब बताओ किस रंग का विचलन कम होता है, तो सबको पता लाल वाले का विचलन कम होता है। तो लाल वाला कम झुकेगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ऊपर इमेज को उठा नहीं पाएगा। तो आपका सही जवाब होगा लाल, क्योंकि लाल का विचलन कम होगा तो वो प्रकाश को कम, ये वस्तु जो अक्षर होगा वो कम उठा हुआ प्रतीत होगा, लाल वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलता है अपवर्तन के कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो बहुत आसान है, आपको पता, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चलता है प्रकाशिक तंतु में। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी माध्यम से निर्वात में जाती हुई किरण के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। बहुत आसान है, क्या क्या दिया इस क्वेश्चन में, क्रांतिक कोण दे दिया आपको C, कितना दिया है 30 अंश। अब पूछ रहा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आपको सूत्र पता होगा अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin C। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। n का एक सूत्र और होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। 1/sin C कितना रख सकते हैं हम लोग 30 अंश। मान रख दो C का मान तो 3 × 10⁸ बटे V उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और sin 30 अंश का मान तो 1/2। तो ऊपर तो 1 है ही बटे, और नीचे हम लोग फिर sin 30 में 1/2 रखेंगे, तो इसका जाके इधर गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 1/2। 2 से काट दो, कितना आ जाएगा ये 1.5 × 10⁸ आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर तो अपवर्तन कोण कितना होगा? अगर आंसर पता तो कमेंट जरूर करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो आपको पता है क्रांतिक कोण का डिफिनीशन, जब क्रांतिक कोण बनता तो समय आर का मान कितना होता है? 90 अंश। तो आंसर क्या होगा आपका? 90 अंश, क्योंकि यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी कि क्रांतिक कोण बन रहा है। अगला देखिए दिया, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 व v2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c हो तो पूछ रहा क्या सही होगा इसमें? तो बहुत आसान है, अपवर्तनांक n का सूत्र क्या होगा? n बराबर 1/sin c, यानी कि जगह हम लिख सकते हैं v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का फार्मूला ये, यहाँ जगह 1/sin c। अब v2 को कर दो पक्षांतर, v2 आ जाएगा इधर, और साइन c को अगर ऊपर ले जाओगे ये बन जाएगा आपका कॉसेक c। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। कहाँ दिया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक के एक माध्यम द्वारा अपवर्तित होता है तो अपवर्तित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा। ऑप्शन दिया है ए समान, बड़ी, छोटी। अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया आपको, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग एक चीज़ दिमाग में याद रख लीजिए, जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो उसका, देखिए जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, ये लिख लेना कॉपी में, तो उसका जो चाल होता है वो चाल और तरंगदैर्ध्य, चाल व तरंगदैर्ध्य दोनों ही घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, दोनों ही कम हो जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी छोटी। अगला प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर व -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखें तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए बहुत आसान है, दोनों लेंस अगर संपर्क में रखे जाएंगे तो उनका टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? P बराबर ये हो जाएगा 5 - 3 जोड़ने पे तो आ जाएगा 2 डायोप्टर। आ जाएगा। अब देखिए तो फोकस दूरी, तो संयुक्त क्षमता P बराबर फार्मूला होता है 100/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना हो। इससे F बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100/P, और P कितना आया बच्चों? P आया 2, तो यहाँ 100/2 काट दो, कितना आ जाएगा आंसर? 50। आंसर आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए होगा? नीले के लिए, हरे के लिए, पीले के लिए या लाल प्रकाश के लिए? देखिए अब पहले तो ये था तुम लोग, फोकस दूरी हम लोग किसको बोलते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। एक और देखो परिभाषा क्या होता है, तुम लोगों को पता है, लेंस में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, लेंस से अपवर्तित होके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है वो आपका होता है फोकस, और प्रकाशिक केंद्र से वहां तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। अब थोड़ा ध्यान दो, इस प्रकाश में 7 रंग की किरणें हैं,
जो आ रहा है उसमें 7 रंग की किरणें हैं, और जैसे ही वो लेंस से अपवर्तित होंगी तो सातों रंग मुड़ेंगे। अब आपको पता है सबसे कम कौन मुड़ेगा, सबसे कम मुड़ेगा बैगनी और नीला वाला, सबसे कम मुड़ेगा बैगनी और नीला वाला। एक मिनट, गलत बोल गए, सबसे अधिक मुड़ता है बैगनी वाला, गलत बोल गए हम, सॉरी। सबसे अधिक जो मुड़ता है वो कौन मुड़ता है अधिक, क्योंकि बैगनी और नीले वाले का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा मुड़ेंगे। तो जो ज़्यादा मुड़ जाएगा वो तो मुड़ के ही पास में ही काट देगा, तो उसके लिए तो फोकस यहीं पे हो जाएगा, उसके लिए फोकस पास में, तो फोकस दूरी कम। लेकिन जो कम मुड़ेगा, कम कौन मुड़ता है, लाल वाला। आपको पता है लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका विचलन कम होता है, तो जब मुड़ेगा कम तो थोड़ा दूर जाके काटेगा कहीं, और जब दूर जाके काटेगा उसका फोकस बनेगा दूर, तो फोकस दूरी भी तो उसका अधिक होगा। तो इसके लिए आप लोग कॉपी में एक चीज लिख लीजिए, लिखना क्या है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसका लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, उसके लिए फोकस दूरी भी क्या आएगा, उसके लिए फोकस दूरी भी अधिक आएगा, उसके लिए फोकस दूरी भी अधिक। अब तुम लोग जल्दी इसको भूलोगे नहीं इस तरीके से याद करने पे। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसके लिए लेंस का फोकस दूरी भी अधिक आएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें, लाल, ऑप्शन डी, क्योंकि लाल वाले का विचलन कम होगा तो बिना जब मुड़ेगा नहीं तो दूर तक जाएगा, दूर जाके मुख्य अक्ष को काटेगा तो फोकस दूरी भी उसके लिए ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया है, निर्वात में कोई लेंस अदृश्य होगा यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो इसको अभी हमने बताया था पिछले सवाल में, यदि दो माध्यम का अपवर्तनांक सेम हो, या किसी वस्तु को ऐसे किसी माध्यम में रख दें जिसमें उन दोनों का अपवर्तनांक सेम हो, तो ऐसे में क्या होता है, वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है। तो अगर हमको निर्वात में कोई चीज़ अदृश्य करना है तो जिस वस्तु को हम रख रहे हैं निर्वात में, उस वस्तु का अपवर्तनांक और इस निर्वात का दोनों क्या चाहिए, बराबर। तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, तो वस्तु का भी कितना होना चाहिए, 1। ऐसे कंडीशन में वो हो जाएगा अदृश्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पतले अभिसारी लेंस को पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग किया जाता है। जब लेंस का ऊपर का आधा भाग एक अपारदर्शी पर्दे से ढक दें तब, पहला ऑप्शन दिया है आधा प्रतिबिंब अदृश्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, प्रतिबिंब पूरा बनता है बच्चों। भले हम लोग आधा लेंस ढक देंगे लेकिन इमेज पूरा ही बनेगा। अगला ऑप्शन दिया है प्रतिबिंब नीचे की ओर खिसक जाएगा, ये भी गलत है, प्रतिबिंब खिसकता नहीं। प्रतिबिंब ऊपर की ओर, ये भी गलत है। अगला दिया प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, तो ये सही जवाब है, क्योंकि जब शुरू में पूरा लेंस खुला होगा तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो तीव्रता चटक, इमेज चटक बनेगा। लेकिन जब आधा ढक देंगे हम लोग तो इमेज भी क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो भी उसमें प्रकाश कम होगा, बनेगा इमेज लेकिन प्रकाश कम होगा, तो तीव्रता कम, चमकेगा नहीं उतना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्रव में स्थित एक वस्तु को वायु से ऊर्ध्वाधर देखने पर वह उतनी ही गहराई पर दिखाई देती है जितनी उसकी वास्तविक गहराई है। तो द्रव का अपवर्तनांक होगा, बहुत आसान सवाल है। अपवर्तनांक का बच्चों फार्मूला होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये भी फार्मूला होता है गहराई के लिए, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ही सेम है, जितना वास्तविक दिख रहा है उतना असली भी है। तो जब दोनों सेम है कट के कितना आ जाएगा, 1। दोनों सेम है कट के कितना आएगा, 1। तो आंसर क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तालाब की तली के ऊपर उठी दिखाई देने का कारण, तो बहुत आसान है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की तली हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण पुंज एक समतल दर्पण पर आपतित होती है और उससे परावर्तित होकर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तब दर्पण पर आपतित पुंज होगा समांतर होगा, अपसारी होगा, अभिसारी, या ये सभी कथन गलत हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर, समतल दर्पण पे किरण आ रहा है, मान लीजिए समतल दर्पण है। अब नॉर्मली क्या होता है, किरण कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा वास्तविक। तो देखो समतल दर्पण में इमेज जो बनता है वो हमेशा का हमेशा आभासी और सीधा बनता है। लेकिन अगर कोई किरण ऐसे आ जाए इस तरीके से, तो टकरा के वो मुड़ के इधर जाएगा और ये टकरा के मुड़ के इधर आएगा, तो यहाँ पे दोनों किरण सचमुच में काटेंगे। और जब कभी किरण सचमुच में काटते हैं तो इमेज कैसा बनता है, वास्तविक। लेकिन ये सचमुच में कब काट रहे हैं, जब किरणें यहाँ पे आके इकट्ठा केंद्रित हो रही थी। और इस टाइप की किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। जब किरणें एक ही जगह पे इकट्ठा होने की कोशिश करती हैं, ऐसे किरणों को हम अभिसारी बोलते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा, अभिसारी। अगर समतल दर्पण पर अभिसारी किरणें आए तो इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन।